आज भी मेरी माँ ने मुझे यही कहा था कि तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे दादाजी को दवाई खिलाकर वापस आ जाऊंगी। मेरी माँ रात 9 बजे दादाजी के कमरे में गई थी और अब रात के 2 बज रहे थे, मगर मेरी माँ वापस नहीं आई थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मैं अपनी माँ के साथ सोती थी। पिछले कई दिनों से माँ ऐसे ही मुझे अकेली छोड़कर चली जाती थी और मुझे डर की वजह से नींद बहुत मुश्किल से आती थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो रोज की तरह मेरी माँ दादाजी के कमरे से रोती हुई बाहर निकल रही थी। मैं उन्हें देखकर हैरान रह गई थी। उनकी लाल भीगी आंखें साफ बता रही थी कि वो रात को जागी है। ऐसा अब रोज ही होता था। मुझे अब अपनी माँ के लिए परेशानी होने लगी थी। वो क्यों दादाजी के कमरे से इस हाल में निकलती थी? वो दादाजी के कमरे में जाना क्यों नहीं छोड़ती थी? आखिर दादाजी माँ को ऐसा क्या बोलते थे या ऐसे क्या करते थे कि मेरी माँ इस हाल में थी? मेरी माँ दादाजी की बीमारी के बाद से रात को दादाजी के कमरे में सोती थी, मगर वो हर सुबह ऐसे ही रोते हुए कमरे से निकलती थी। मुझे ये बात दिन ब दिन परेशान किए जा रही थी। आखिर ऐसा क्यों होता था कि मेरी माँ हर सुबह कमरे से रोकर निकलती थी और हर रात झिझकती हुई फिर भी दादाजी के कमरे में सोने चली जाती थी? मैंने बहुत बार माँ से वजह पूछने की कोशिश की, मगर वो मुझे टाल देती थी। मैंने माँ से पूछने की बजाय खुद असल बात तक पहुँचने का सोचा और शाम को मैंने अपनी माँ को बहाने से किसी काम का बोलकर पड़ोसियों के घर भेजा और खुद जाकर दादाजी के कमरे में सो गई। दादाजी फिलहाल तो नींद में थे। मुझे यही अंदाजा था कि अगर मैं वहां सो जाऊंगी तो फिर मेरी माँ मुझे नहीं उठाएगी और खुद दूसरे कमरे में सो जाएगी। मगर रात को जब मेरी माँ घर लौटी तो मुझे दादाजी के कमरे में सोया हुआ पाकर बुरी तरह घबरा गई थी। उन्होंने मुझे बहुत जगाने की कोशिश की, मगर मैं सोने का ड्रामा करके पड़ी रही और अपनी माँ के इस रवैये पर हैरान भी हो रही थी। अगर वो रोज दादाजी के कमरे में सो सकती थी तो आज रात में अपने दादाजी के कमरे में क्यों नहीं सो सकती थी? थक हार कर मेरी माँ दूसरे कमरे में चली गई। अब ये बात सिर्फ मुझे और मेरी माँ को पता थी कि आज रात मैं दादाजी के कमरे में सो रही हूँ। मेरे दादाजी इस बात को नहीं जानते थे और अब तो उन्हें दिखाई भी कम देता था। उनकी नज़र काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। रात को मेरे दादा की आंख खुली तो उन्होंने अंधेरे की वजह से मुझे नहीं पहचाना और यही समझा कि हमेशा की तरह मेरी माँ उनके कमरे में मौजूद है। दादाजी ने मुझे मेरी माँ समझकर मेरे साथ जो हरकत की वो मेरी आत्मा को कपा गई थी। उनके शब्द सुनकर मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी और फटी फटी आंखें लिए हैरान सी पड़ी हुई थी। दादाजी अपनी जगह से उठकर मेरे पास आ चुके थे और मैं जैसे पत्थर बन चुकी थी। मुझे दादाजी के शब्दों पर अपनी माँ के लिए रोना आ रहा था। अपने दादाजी के पत्थर दिल पर मुझे उनसे नफरत सी महसूस हो रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उठकर अपने दादाजी को बता दूं कि मैं सच जान चुकी हूं, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। मुझ पर मेरी माँ की रोती आंखों का राज एक ही रात में खुल गया था और यह हकीकत मेरे लिए जानलेवा थी। मेरा नाम राशि है। मैं अपनी माँ की इकलौती औलाद हूँ। मैं हमेशा से ही अपनी माँ के साथ सोती थी। मेरे बाबा का निधन मेरे बचपन में ही हो गया था। मैं लापरवाह किस्म की लड़की थी। मेरी माँ बहुत गुमसुम सी रहती थी, मगर मैं कभी उनकी इस हालत के बारे में नहीं सोचती थी। मुझे लगता था मेरी माँ का मिजाज ही ऐसा है। दादाजी की अपनी 2 दुकानें थी। वो घर का खर्चा चला रहे थे, मगर दादाजी अपना ज्यादा पैसा दोस्तों और जानने वालों पर उड़ाते थे। माँ से और मुझसे दादाजी का रवैया कुछ खास अच्छा नहीं था। माँ और दादाजी ज्यादातर आपस में बात नहीं करते थे। मैं चिड़चिड़ी होने लगी थी क्योंकि दादाजी के कम खर्चा देने की वजह से मेरी माँ ने मोहल्ले के घरों में काम करना शुरू कर दिया था। माँ की मेहनत की वजह से हमारे हालात भी कुछ बेहतर होने लगे थे। माँ हर वक्त कुछ न कुछ सोचती ही रहती थी। ऐसा लगता था उनके दिमाग में कोई बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है। उन्हीं दिनों दादाजी की तबीयत खराब रहने लगी। बुढ़ापे का असर उनकी फुर्ती पर होने लगा था। जोड़ों के दर्द से अक्सर उनकी हालत खराब रहने लगी थी। उन्हें अक्सर ही बुखार हो जाता था। अचानक से ही उनकी सेहत गिरती चली जा रही थी और अब वो अक्सर घर में ही पड़े रहते थे। उनकी मोहताजी की वजह से माँ सब काम छोड़ छाड़ कर उनकी सेवा में लग गई थी। दुकानों के किराए से ही दादाजी की बीमारी का इलाज हो रहा था। मैं घर के बाकी कामों में तो माँ की मदद करवा देती थी, मगर सुबह का नाश्ता माँ अकेली बनाती थी क्योंकि मैं देर से जागने की आदी थी। दादाजी की हालत और खराब होती जा रही थी। वो बहुत कमजोर से हो गए थे, जिसकी वजह से उनका उठना भी मुश्किल हो गया था। एक रात दादाजी की तबीयत बहुत खराब हो गई। हम सुबह उठे तो वो बुखार से तप रहे थे। मोहल्ले वालों की मदद से हम माँ बेटी उनको अस्पताल ले गए।
और पूरा दिन उनकी हालत बेहतर होने में लग गया। इस वाक़ये के बाद से माँ डर गई और दादाजी को दवाई खिलाने और उनका ख्याल रखने के लिए रात को उनके कमरे में ही सोने लगी। शायद ये माँ की मोहब्बत और ईमानदारी का नतीजा था कि दादाजी अब ठीक होने लगे थे। अब दादाजी का रवैया हम माँ बेटे के साथ बदल गया था और अब वो मुझे बहुत प्यार देने लगे थे। मगर माँ हर वक्त उकताई उकताई और गुमसुम सी रहती थी। माँ रात को मुझे कहती कि तुम सो जाओ, मैं कुछ देर में आ जाऊंगी, मगर माँ सुबह ही आती थी। एक दिन मेरी आंख सुबह जल्दी खुल गई। मैं कमरे से बाहर निकली तो माँ उसी वक्त दादाजी के कमरे से निकल रही थी। उनकी आंखें लाल और भीगी हुई थी। वो रोते हुए जाकर बाथरूम में बंद हो गई। मैं हैरान हुई और अचानक दादाजी का ख्याल आने पर कमरे की तरफ भागी। मुझे लगा कि शायद दादाजी को कुछ हो गया था जिसकी वजह से माँ रो रही थी, मगर दादाजी सामने अपनी जगह पर सुकून से सो रहे थे। मैं सर झटकती अपने कमरे में चली गई। मैं जब भी उठकर बाहर जाती तो माँ इसी तरह दादाजी के कमरे से रोते हुए निकल रही होती थी। अब रोज ऐसा ही होता था, जो मेरे लिए परेशानी की वजह बन रही थी। माँ पहले ही गुमसुम सी रहती थी, अब तो बिल्कुल ही चुप हो गई थी। एक सुबह वो ऐसे ही रोते हुए कमरे से निकली तो मैंने हिम्मत करके उनसे रोने की वजह पूछ ली। माँ बुरी तरह घबरा गई और मुझे चुप करवा दिया। माँ हमेशा मुझे ऐसे ही डांट डपट कर चुप करवा दिया करती थी। जब जब मैं अपने बाबा के बारे में कोई सवाल करती तो माँ किसी न किसी काम का बहाना बनाकर उठ जाती। मुझे ऐसा लगता था उन्हें तो मेरे बाबा से मोहब्बत ही नहीं थी। मैंने बाबा का नाम कभी भी उनके मुंह से नहीं सुना था, बस दादाजी से सुना था कि बाबा को दिल का दौरा पड़ा था जिससे उनकी मौत हो गई। मगर अब माँ को रोज ऐसे ही रोता हुआ देख रही थी। मुझे जिंदगी में पहली बार माँ की परवाह होने लगी थी। मैं सारा दिन माँ को देखती रहती थी। मेरी अब रोज ही सुबह सवेरे आंख खुलने लगी थी। मैं उठकर माँ को रोता हुआ देखती और नाश्ता बनाने में उनकी मदद करने लगती थी। मुझे माँ की फिक्र हर वक्त सताने लगी थी। मेरी माँ और मेरे बीच सहेलियों वाला रिश्ता भी नहीं था जो उनसे मैं सारी बातें करती। एक दूरी हमेशा हमारे बीच रही थी और ये दूरी भी माँ की बनाई हुई थी। मैंने कई बार उस दूरी को खत्म करने की कोशिश की थी, मगर मेरी माँ थी जो ऐसा करने नहीं देती थी। मुझे मेरी माँ से बहुत शिकायतें थी, मगर फिलहाल मुझे ये उलझन सुलझानी थी। आखिर माँ क्यों रोती हुई दादाजी के कमरे से निकलती है? एक दिन मैंने सोचा कि इस मामले की तह तक खुद जाने की कोशिश करूंगी। मैंने शाम के वक्त बहाना बनाकर माँ को पड़ोसियों के घर भेज दिया और खुद दादाजी के कमरे में जाकर सो गई। माँ रात को आई तो मुझे वहां पाकर घबरा गई और उठाने की कोशिश करने लगी, मगर जब मैं ना जागी तो वो थक कर कमरे से चली गई। मगर उस रात मेरे साथ बहुत अजीब किस्सा हुआ था। मेरे सामने एक ही रात में माँ की खामोशी और उदासी का राज खुल गया था और अपने दादाजी के बारे में मुझे जो हकीकत पता चली वो मेरी आत्मा को कपा गई थी। ऐसा तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं हमेशा माँ को ही गलत समझती आ रही थी, मगर आज पता चला मेरे दादाजी इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं, वो भी अपनी ही बहू के साथ। माँ के जाने के थोड़ी देर बाद दादाजी ने माँ को पुकारा तो मैं सांस रोक कर पड़ी रही, लेकिन दादाजी ने अचानक जो शब्द कहे वो मुझे अंदर तक हिला गए थे। दादाजी अचानक बोले, बेटी मुझे इस पाप के लिए माफ कर दो, वरना इस तकलीफ के बावजूद मुझे मौत नहीं आएगी। मैं पल पल मर रहा हूँ, मुझे छुटकारा दे दो। मैं जानता हूँ मेरा जुर्म बहुत बड़ा है और तुम्हारे सब्र को सलाम है जो आज तक एक शब्द मुंह से नहीं निकाला, वरना मैं अपनी पोती को कभी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। मैं हैरत से चुपचाप पड़ी हुई थी। न जाने दादाजी किस पाप की माफी मांग रहे थे। उन्होंने ऐसा क्या किया था जो मुझे भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे थे। दादाजी लगातार बोलते जा रहे थे और मैं खामोशी से सुन रही थी। दादाजी बोल रहे थे, बेटी तुम्हारा मुजरिम हूं मैं। दादाजी की अगली बात ने मुझे 100 वाट का झटका लगा दिया था। ये राज मेरी आत्मा को जख्मी कर गया था। वो बोले कि तुम्हारी वीरान जिंदगी और अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। तुम्हारी खामोशी, आज्ञाकारी बहू बनना मुझे बेमौत मार रहा है। बेटी मुझे रातों को नींद नहीं आती, मुझे सुकून नहीं आता, मैं बेचैन सा रहता हूँ, मुझे डर सा लगा रहता है। दादाजी रोते हुए लगातार माफिया मांग रहे थे, मगर मैं सुन्न सी पड़ी हुई थी। मुझे लगा था मेरे बाबा की खुद ही मौत हुई थी, मगर दादाजी की बातें कुछ और ही बता रही थी। मैं सच जानने के लिए खामोश पड़ी रही, मगर अगले ही पल दादाजी ने मुझे माँ समझकर जो हरकत की, मेरे तो होश उड़ गए थे। दादाजी अपनी जगह से कपकपा कर उठे और मेरे करीब पहुंचकर मेरे पैरों पर हाथ रख दिए। वो रोते हुए माफिया मांगते जा रहे थे, बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया था, इसलिए ऊपर वाले ने मुझे ये सजा दी है। मैं बगैर गोलियों के सो नहीं सकता और मैं बहुत तकलीफ महसूस करता हूँ।
मुझे कहीं चैन नहीं मिल रहा। बेटी मुझे माफ कर दो। उस पाप के लिए तुम्हारी बेटी राशि को यतीम करने वाला जालिम मैं ही हूँ। मैं दादाजी की बातों से बौखला रही थी। मेरे पैरों पर उनके हाथ रखने की हरकत मुझे हैरान कर चुकी थी। दादाजी को मेरी खामोशी से भी फर्क नहीं पड़ रहा था। शायद माँ भी ऐसे ही खामोशी से सुनती होगी। इस रात मैं सो नहीं पाई थी। दादाजी पूरी रात तकलीफ और बेचैनी से रोते रहे थे और माफिया मांगते रहे थे और मेरे दिमाग में नए नए सवाल जन्म ले चुके थे। भला दादाजी ऐसा क्यों बोल रहे थे? क्या उन्होंने मेरे बाप को मारा है? भला एक बाप अपने ही बेटे को क्यों मारेगा? ये सोच सोच कर मेरी हालत बुरी हो गई थी। ऐसा लग रहा था मेरे दिमाग की नसें फट जाएगी अगर जल्द से जल्द मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब ना मिले तो। अब मैं एक और सच की तलाश में निकल चुकी थी। दादाजी किस पाप की बात कर रहे थे? वो मेरी माँ के साथ ऐसा क्या कर चुके थे? और मेरे बाबा क्यों और कैसे मरे थे? सुबह के वक्त दादाजी थक कर अपने बिस्तर पर गिर गए और कपकपाती आवाज में नींद की गोली लेने को कह रहे थे। मैंने उठकर दूर पड़ी टेबल से उनकी दवाई उठाई और उनमें से एक गोली उठाकर दादाजी को दे दी। वो खामोशी से दवा लेकर आंखें बंद कर गए थे। कोई वक्त था जब मुझे दादाजी का दुख होता था, मगर आज मैं खुद इतनी अजीब हालत में थी और दादाजी का आधा सच जानकर मुझे परेशानी हो रही थी। और मुझे दादाजी की हालत पर दुख और अफसोस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था दादाजी ने जाने अनजाने में ही सही लेकिन मेरे बाबा को मरवाया है। आज दादाजी मुझे अपने बाबा के कातिल लग रहे थे, मगर पूरी बात तो मुझे माँ ही बता सकती थी। मैं जानती थी माँ इतनी आसानी से मुझे कुछ नहीं बताएगी। आज की सुबह मेरी हालत भी गम और उदासी वाली ही थी। मेरी आंख पूरी रात जागने की वजह से सूज रही थी। मुझे ये तो समझ आ गया था कि माँ पूरी रात दादाजी के रो रो कर माफिया मांगने पर सुबह इस हाल को पहुंचती थी, मगर शायद मेरी माँ उन्हें माफ नहीं करती थी क्योंकि दादाजी उनसे लगातार माफी मांग रहे थे। अगर माँ ने दादाजी को माफ किया होता तो आज भी दादाजी माफी नहीं मांग रहे होते। मतलब कि दादाजी ने माँ के साथ कुछ ज्यादा ही बुरा किया था। जो मेरी नर्म मिजाज वाली माँ दादाजी को माफ नहीं कर पा रही थी और वो अब इतनी कठोर दिल हो गई थी। अगली सुबह माँ ने मुझे देखकर नजरें चुराते हुए डांटते हुए कहा कि आइंदा दादाजी के कमरे में सोने ना जाऊं, बल्कि तुम आगे से उनके पास ही ना जाया करो। मैंने खामोशी से सर हिला दिया और माँ के साथ नाश्ता बनवाने लगी। कामों से फ्री होकर हम माँ बेटी बैठी तो मैंने अपनी माँ से सवाल किया कि मेरे बाबा कैसे मरे थे। मेरे सवाल पर माँ के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था और वो हैरान होकर यहाँ वहां देखते हुए बोली कि ऊपर वाले ने बस इतनी ही जिंदगी दी थी उन्हें। मगर मैं माँ के जवाब से संतुष्ट नहीं हुई थी। मैंने जिद करते हुए माँ से सवाल किया और कहा कि मैं दादाजी की रात भर मांगी जाने वाली माफियों की वजह से आधा सच जान चुकी हूँ। अब मुझे पूरी सच्चाई जाननी है। मैंने माँ के आगे हाथ जोड़े और मिन्नतें की कि मुझे पूरा सच बता दे, क्योंकि मेरा दिमाग उस आधी बात का गलत मतलब ले रहा था। मैं अपने दादाजी और माँ के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं सोचना चाहती थी। मेरी बात पर माँ मुझ पर गुस्सा हुई और मुझे चुप करवाना चाहा, मगर आज मैं जिद पर अड़ गई। जब मैंने माँ से जिद की तो माँ मेरे शब्दों पर बौखला गई और बोली कि वो नहीं चाहती कि मैं दादाजी से नफरत करने लगूं। जिंदगी में जो होना था वो हो चुका है और अब मैं उन्हें तंग ना करूं। मगर मैं जिद पर थी कि मुझे पूरा सच बताया जाए। माँ मुझे टालती रही और इसी टाल मटोल में 2-3 दिन गुजर गए थे। मेरा दिमाग हर वक्त दादाजी की बातों में ही अटका रहता था। माँ के मुंह से सच उगलवाने के लिए मैंने भूख हड़ताल की और 2 दिन तक कुछ न खाने की वजह से मैं 2 दिन में ही सालों की बीमार लगने लगी, क्योंकि मैं पहले से ही कमजोर और दुबली पतली थी। आखिरकार माँ मेरी जिद के आगे हार मान गई और मुझे अपनी जिंदगी की कड़वी कहानी सुना डाली। माँ की कहानी सुनकर मेरी आंखें भर आई थी और अपने दादाजी के इतने गिरे हुए व्यक्तित्व के बारे में जानकर मेरा दिल भर आया था। उन्हें अपना दादाजी कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही थी, जो मेरी माँ के लिए तकलीफ की वजह बने और मेरे बाबा के कातिल थे। वाकई मेरी माँ का सब्र उनको मौत से पहले इतनी तकलीफ देने की वजह बन रहा था। माँ ने बताया कि उनकी और मेरे बाबा की पसंद की शादी थी। दादी भी जिंदा नहीं थी और मेरे दादाजी हमेशा से ही अपने दोस्त की अनाथ बेसहारा बेटी की शादी अपने बेटे युवराज से करना चाहते थे। दादाजी की दोस्त की बेटी दादाजी के पास ही रहती थी। वो चाहते थे कि वो सारी जिंदगी उनके पास ही रहे, मगर मेरे बाबा मेरी माँ से शादी करना चाहते थे। मेरे बाबा की बहुत ज्यादा जिद और लड़ाई झगड़े की वजह से दादाजी हार मान गए थे और मेरे माँ बाबा की शादी करवा दी गई। मगर पहले दिन से ही दादाजी ने कभी माँ को अपनी बहू स्वीकार नहीं किया था। वो हमेशा बहाने बहाने से उन्हें जलील करने की कोशिश करते रहते थे, मगर माँ मेरे बाबा की खातिर सब खामोशी से सहती रहती थी और जुबान पर कभी शिकायत नहीं लाती थी। उनके सारे जुल्म खामोशी से सहती रहती थी।
उन्हीं सख्त और नाराजगी वाले दिनों में ही मेरी माँ को माँ बनने की खुशी मिल गई। मेरे बाबा और माँ दोनों खुश हो गए थे और दादाजी बजाय खुश होने के और गुस्से में आ गए थे। दादाजी की दोस्त की बेटी ने भी हर मुमकिन कोशिश की कि मेरी माँ की औलाद ना हो सके, मगर मैं अपने वक्त पर दुनिया में आ गई थी। मेरे आने पर मेरे बाबा बहुत ज्यादा खुश थे। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। दादाजी और उनकी दोस्त की बेटी की चालें अब बढ़ती जा रही थी और मेरी माँ मेरे साथ मग्न रहने लगी थी। मेरी माँ को पता नहीं था कि उनका ससुराल इस हद तक गिर जाएगा। अभी मैं कुछ महीने की ही हुई थी कि दादाजी और उनकी दोस्त की बेटी ने मेरी माँ के चरित्र को मेरे बाबा के सामने गलत बनाने की कोशिश करनी शुरू कर दी और मेरी माँ के फोन पर रॉन्ग नंबर से कॉल करने लगे। और फिर घर के दरवाजे पर हर दूसरे दिन एक नया मर्द खड़ा नजर आने लगा था। मेरे बाबा लगातार ऐसी हरकतों पर मेरी माँ से सवाल करने पर मजबूर हो गए थे। माँ ने परेशानी में उन्हें सच बताया था कि वो किसी मर्द को नहीं जानती। मेरे बाबा को उन पर भरोसा था, तभी खामोश हो गए थे। मगर ये बात अब बहुत बढ़ चुकी थी। मर्द अब घर के अंदर भी आने लगे थे। एक दिन मेरे बाबा काम से लौटे तो उनके कमरे में माँ के पास कोई मर्द मौजूद था। मेरी माँ भी अचानक कमरे में आ जाने वाले गैर मर्द से घबरा गई थी। अभी वो कोई सवाल करती कि मेरे बाबा पहुंच गए। अपनी आंखों से अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ देखकर मेरे बाबा बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और वो वहीं दिल पकड़कर जमीन पर गिरते चले गए। उनको दादाजी जल्दी में डॉक्टर के पास ले गए, मगर डॉक्टर ने कहा कि हार्ट अटैक इतना तेज था कि उसी वक्त मेरे बाबा अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। दादाजी और उनकी दोस्त की बेटी की चाल उलट हो गई थी। मेरे बाबा ने बजाय मेरी माँ को धक्के देकर घर से निकालने के, वो खुद ही खामोशी के साथ दुनिया से मुंह मोड़ गए थे और घर में मातम मच गया था। माँ को बार बार बेहोशी के दौरे पड़ रहे थे। मेरे बाबा की मौत के बाद दादाजी को चुप लग गई थी। जवान बेटे की अचानक मौत से वो बौखलाए बौखलाए फिर रहे थे और रातों को उठकर चीखने लगते थे। उनका जमीर उन्हें अंदर ही अंदर मार रहा था। उनके दोस्त की बेटी भी पागल हो गई थी और माँ हमेशा के लिए गुमसुम सी हो गई थी। वक्त गुजर गया था। दादाजी ने माँ को उनके हाल पर छोड़ दिया था और अपनी उस दोस्त की बेटी का इलाज करवाकर किसी समझदार मर्द के साथ शादी कर दी थी। इस सब में सबसे बड़ा नुकसान मेरी माँ का हुआ था। उनकी बेटी अनाथ हो चुकी थी और वो जवानी में ही विधवा होकर बैठ गई थी। दादाजी को अपनी बीमारी के दिनों में माँ के सब्र और अपने जुल्म का बहुत एहसास हुआ था। मेरी माँ ने मेरे बाबा से अपनी मोहब्बत का सबूत दादाजी की बीमारी में उनका ख्याल रख कर दिया था। दादाजी अब रोज माँ से माफिया मांगते थे, मगर माँ अब उनको माफ करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उन्हें हर बार दादाजी की माफी पर अपने पति का मरा हुआ चेहरा याद आ जाता था। माँ ने मुझे कहा था कि राशि बेटी, मैं चाहती हूँ कि मैं उस आदमी को माफ कर दूं जो मौत की चौखट पर खड़ा अपने आखिरी दिन गिन रहा है, मगर मैं चाहकर भी इतने बड़े दिल वाली नहीं बन सकती। उन्होंने अगर मेरे पति को गोली मारकर कत्ल किया होता तो मैं उन्हें शायद माफ भी कर देती, मगर जो हरकत तुम्हारे दादाजी ने की थी, शायद ही दुनिया में कोई बाप अपने बेटे के साथ ऐसा करेगा। वो अपनी बहू की नफरत में इतने आगे चले गए कि ये तक ना सोचा कि मैं उनके बेटे की इज्जत हूँ। मेरे चरित्र पर कीचड़ उछालेंगे तो छींटे उनके बेटे पर भी गिरेंगी। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि उनके बेटे को कितनी तकलीफ हुई होगी। आज भी मुझे युवराज का चेहरा, उनकी आंखें याद आती है। उनके चेहरे पर मेरी बेवफाई का डर था। उनकी शिकायत करती हुई आंखें मुझे अपने ससुर को माफ करने नहीं देती थी। युवराज उस वक्त कितनी तकलीफ में थे। उन्हें लग रहा था मैंने सच में ही उनसे बेवफाई की है और वो ये सदमा नहीं सह पाए। मुझे कुछ बोलने का और अपनी सफाई का मौका नहीं दिया गया था और वो ऐसे ही नाराज होकर चले गए थे और मैं जिंदा बच गई। अब हर रात तुम्हारे दादाजी मुझसे माफी मांगते हैं। वो लड़की तो अपने पति और बच्चों के साथ खुश है, जिसके लिए तुम्हारे दादाजी ने अपना, मेरा और तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान किया है। वो आज तक तुम्हारे दादाजी को मिलने नहीं आई। मैं उस दिन से तकलीफ में हूँ और युवराज के सीने में उठता हुआ दर्द मैं अपने सीने में महसूस करती हूँ। माँ की बातें सुनकर मुझे लग रहा था मेरा दिल दर्द से फट जाएगा। तभी मैंने माँ से कहा कि आप क्यों दादाजी के साथ रहती थी, आप ये घर छोड़कर क्यों नहीं गई थी। तब माँ बोली, घर छोड़कर कहाँ जाती, कौन मुझे बेटी के साथ अपने घर पर रखता। मेरे माँ बाप मर चुके थे और मुझे खानदान वालों से कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे तुम्हारे दादाजी के घर ही रहना पड़ा और मैं तुम्हें कहाँ ले जाती, इसलिए मैं यही रह गई। मैं ये सब सुनकर चुप होकर रह गई थी। दादाजी क्यों नफरत में इतने अंधे हो गए कि अपना इतना बड़ा नुकसान कर लिया। मुझे माँ के लिए बहुत दुख हो रहा था, तो दूसरी तरफ दादाजी पर भी गुस्से के साथ साथ तरस भी आ रहा था, क्योंकि अब उनकी हालत तरस खाने जैसी ही थी। शायद कभी माँ उन्हें माफ करने की हिम्मत कर पाए,
मगर अभी वो ये नहीं कर पा रही थी और मुझे लगता है कि माँ कभी भी दादाजी को माफ नहीं कर सकेगी। आप मुझे बताइए माँ को क्या करना चाहिए? दादाजी को माफ कर देना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।